बच्चों आज से हम आपकी क्लास 10th की जो प्रश्न बैंक है ना, गवर्नमेंट ने जो अपनी साइट में जो प्रश्न बैंक डाली है उसके हम सभी आईएमपी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी प्रश्न बैंक को पढ़ाना। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट की? सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट की मैं आपको पढ़ाऊंगी। सामाजिक विज्ञान की। मेरा नाम जया साहू है। ठीक है, और आपके बोर्ड एग्जाम का जो मैक्सिमम जो परसेंटेज है ना, वो इसी प्रश्न बैंक से आता है। ठीक है, प्रश्न बैंक से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और सामाजिक विज्ञान बहुत लंबा सब्जेक्ट है, तो अभी हमारे पास जो टाइम है उसमें अगर हम परीक्षा, ये जो प्रश्न बैंक है, अगर हम इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो हमारे मार्क्स अच्छे आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पहली इकाई में आते हैं। ठीक है, पहली इकाई में, इकाई 1 में 2 अध्याय हैं। ठीक है, कौन कौन से? भारत में संसाधन भाग 1 और दूसरा अध्याय है भारत में संसाधन भाग 2। ठीक है, तो पहले हम भारत में संसाधन भाग 1 करेंगे। इसके पहले हम पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। जितने भी चैप्टर है ना आपकी बुक में, जितने भी इकाई हैं, ठीक है, जितने भी अध्याय हैं, 10-12 अध्याय बचे हुए हैं, तो इनके सारे सबसे पहले हम प्रश्न बैंक में क्या दिए? इनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए। तो सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ही करेंगे। ठीक है, तो आज हम इकाई 1, ठीक है, इकाई 1 का अध्याय 1, अध्याय 2, और फिर इसके बाद जो तीन या चौथी इकाई है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो इकाई 2 और जो इकाई 3 है, इकाई उनको आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो हम मतलब जितने मैक्सिमम हो सके इस वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भारत में संसाधन भाग 1, ठीक है, ये हमारे अध्याय का नाम है। तो इसका प्रश्न नंबर 1, ठीक है, इसका प्रश्न नंबर 1 क्या है? इसका प्रश्न नंबर 1 है, मानव सर्वाधिक उपयोग करता है तो इनमें से कौन से प्रकार का जल है जिसका मानव सबसे ज़्यादा उपयोग करता है? तो इसका उत्तर है भौम जल। भौम जल यानी कि भूमि के ऊपर जो जल रहता है उसका सर्वाधिक उपयोग कौन करता है? मानव करता है। ठीक है, अब पूछा गया दूसरा प्रश्न, घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है राजस्थान में। राजस्थान में क्या स्थित है? घाना पक्षी विहार। जब भी घाना पक्षी विहार आएगा तो उसका उत्तर आपको क्या लगाना है? राजस्थान लगाना है। अब तीसरा प्रश्न है, वन संसाधन की प्रमुख समस्या है। ठीक है, तो वन संसाधन, ठीक है, वन यानी कि हमारे जो जंगल होते हैं वो हमारे लिए एक संसाधन है, यानी कि जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनसे पैसे कमाते हैं, हमारा जीवन अच्छे से गुजरता है। वन मतलब हर जगह हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, वन से मिली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो वन एक संसाधन है ना, जो जंगल होते हैं वो एक संसाधन है। तो उनकी सबसे प्रमुख समस्या है क्या है? ठीक है, तो इसका उत्तर है वनों में लगने वाली आग। ठीक है, तो होता क्या है कि वन की जो सूखी पत्तियाँ रहती है ना, सूखी पत्तियाँ हो जाती है, फिर बहुत धूप वगैरह पड़ती है तो वनों में आग लग जाती है। तो इससे क्या होता है? पेड़ पौधे तो नष्ट होते ही हैं, साथ में जो जीव पशु पक्षी जो वन में रहते हैं वो भी मर जाते हैं आग में जलकर। तो ये सबसे बड़ी समस्या है आजकल वनों की। आपने पिछले साल सुना होगा अमेजोन जो जंगल था उसमें आग लग गई थी। ठीक है, और अभी कल ही एक न्यूज़ आई थी कि उत्तराखंड का एक जंगल है, वहाँ पर भी आग लग गई है। तो ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, ये क्योंकि ये जो प्रश्न है ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम देखते हैं। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 4 पे। ठीक है, ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 है, मानव जनित आपदा है। ठीक है, मानव के द्वारा उत्पन्न की गई आपदा क्या है? आपदा यानी कि, ठीक है, जो संकट जो आता है ना वो। तो इसका उत्तर है सड़क दुर्घटना। प्रश्न 5 है, वन महोत्सव के जन्मदाता है। तो वन महोत्सव के जन्मदाता किसे माना जाता है? के.एम. मुंशी। वन महोत्सव क्या है? सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला वनों की मतलब वनों की सुरक्षा के लिए एक प्रोग्राम है। तो उसकी जन्मदाता किसको माना जाता है? के.एम. मुंशी जी को माना जाता है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है। तो प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में सामान्यता, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका उत्तर है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में, और साथ ही साथ डेल्टा क्षेत्रों में। ठीक है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों में, और जो हमारी गंगा नदी है ना, भारत की सबसे लंबी नदी जो गंगा नदी है, उसके आसपास जो है उसकी जो डेल्टा क्षेत्र है उसमें भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब प्रश्न नंबर 7 में आते हैं, सामाजिक वानिकी योजना को वित्तीय खालिस्तान से वित्तीय सहायता प्राप्त होती थी। तो सामाजिक वानिकी योजना ये भी वन से संबंधित एक योजना है। तो इसमें वित्तीय सहायता, वित्तीय यानी कि पैसों से संबंधित सहायता, इस योजना में कुछ खर्चा आता होगा तो इसको पैसों से संबंधित सहायता कौन प्रदान करता था? विश्व बैंक प्रदान करता था।
ठीक है। और प्रश्न नंबर 8 है वन अग्नि नियंत्रण परियोजना खालिस्तान के सहयोग से संचालित होती थी, तो इसका उत्तर है यूएनडीपी। ठीक है, अभी हमने देखे थे कि वनों में आग लग जाती है, तो इसी आग को कंट्रोल करने के लिए, है ना, वन अग्नि नियंत्रण परियोजना लाई गई थी। तो इसमें कौन सहायता प्रदान करता है? यूएनडीपी। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सामाजिक वानिकी योजना में कौन सहायता प्रदान करता है? विश्व बैंक। और वन अग्नि नियंत्रण परियोजना में कौन करता है? यूएनडीपी करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में खालिस्तान का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो इसका उत्तर है ग्रामीण वन सुरक्षा समितियों में। ठीक है, मतलब वन से संबंधित एक व्यवस्था बनाई गई है, तो जिसमें इसका महत्वपूर्ण किसका स्थान है? ग्रामीण वन सुरक्षा समितियों का। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 भारत में केवल खालिस्तान भूभाग पर वन है। ठीक है, तो भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? ठीक है, हमारा जो भारत है उसके 20.64%। ठीक है, हमारा जो पूरा भारत है ना, मान लीजिए हमारा भारत है ना, भारत का ये मैप है हमारा, ये हमारा भारत है मान लीजिए, है ना, तो इसके जो 20.64% है ना, उसकी पूरे भूभाग पे वन है कितने? 20.64। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये आंकड़ा आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम ना पेन का कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि इससे अच्छा नहीं दिख रहा, पिंक कलर से बनाएंगे। ओके डन। ठीक है, तो मिट्टी में उर्वरकता की कमी को खालिस्तान कहते हैं। तो मिट्टी में उर्वरकता क्या होती है? जिसके कारण मिट्टी में ना फसलें उगती है, उपजाऊ होती है। ठीक है, अगर मिट्टी में उपजाऊपन की कमी हो जाती है यानी कि उर्वरकता की कमी हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मृदाक्षय कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? मृदाक्षय क्या होता है? तो आप बोलोगे मिट्टी में उर्वरकता की कमी को मृदाक्षय कहते हैं। प्रश्न नंबर 12, अब देखो यहाँ पे सत्य असत्य स्टार्ट हो गया है। वनों को वर्षा का संचालक कहा जाता है, सत्य है, ये सही बात है। वनों को क्या कहा जाता है? वर्षा का संचालक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि ऐसा बोलते हैं ना, पेड़ लगाओ तो वर्षा अच्छी होगी, है ना, बारिश अच्छी होगी। ठीक है, अगर पेड़ नहीं रहते जिस स्थान पे, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। जैसे कि अगर आप रेगिस्तान देखोगे, राजस्थान वाला एरिया देखोगे, वहाँ पे पानी की समस्या रहती है क्योंकि वहाँ पे वन नहीं है, पेड़ नहीं है। ठीक है, तो वनों को क्या कहा जाता है? वर्षा का संचालक कहा जाता है। ये वाक्य क्या है? सत्य है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13, वनों के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह बह जाती है। ये बिल्कुल असत्य बात है, जबकि जो वन होते हैं वो मिट्टी की ऊपरी सतह को पकड़ कर रखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 14, काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है। इसका उत्तर है सही, सत्य है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ना, ये बार बार आपको घुमा फिरा के पूछेगा, काली मिट्टी कपास वाला। ठीक है, काली मिट्टी किसके उत्पादन से संबंधित है? कपास की। ठीक है, मैच द कॉलम में भी आएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है ये प्रश्न, तो आपको याद रखना है काली मिट्टी किसके लिए, किसके उत्पादन के लिए अच्छी है? कपास यानी कि कॉटन के उत्पादन के लिए। ठीक है, प्रश्न 15, वन जलवायु को नियंत्रित कर पर्यावरण संतुलन में सहयोग करते हैं। ठीक है, तो जो वन है वो जलवायु को नियंत्रण में करते हैं, यानी कि बारिश जो होती है, हमारे जो मौसम होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं और पर्यावरण का संतुलन बना कर रखते हैं। ठीक है, तो ये वचन भी क्या है? बिल्कुल सत्य वचन है। ठीक है, तो अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, ये भी असत्य है। तो अगला प्रश्न है, हम देख लेते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार ने सन 1955 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की थी। तो ये असत्य है, केंद्र सरकार ने 1955 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना नहीं की थी। ठीक है, लिग्नाइट सर्वोत्तम प्रकार की मिट्टी है, ये भी असत्य है। ठीक है, लिग्नाइट मिट्टी सर्वोत्तम प्रकार की मिट्टी नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 18, नदियों के निक्षेप से कौन सी मिट्टी बनती है? ठीक है, तो जो नदियाँ जो रहती है ना, जो नदियाँ रहती है ना, जब ये नदी बहती है तो इसके आसपास जो मिट्टी, ये अपने साथ जो मिट्टी लाती है ना, अपने आसपास जो जगह रहती है, यहाँ पे कौन सी मिट्टी बनती है? जलोढ़ मिट्टी बनती है। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? आंध्र प्रदेश और ओडिशा और तथा गंगा के डेल्टाई क्षेत्रों में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है कि प्राचीन जलोढ़क का स्थानीय नाम क्या है? तो प्राचीन जलोढ़क का आपको स्थानीय नाम याद रखना है, दोमट, चीका या काप मिट्टी। क्या है? दोमट, चीका या काप मिट्टी, ये क्या है? प्राचीन जलोढ़क का स्थानीय नाम है। ठीक है, प्रश्न 20, कौन सी मिट्टी कपास फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो इसका उत्तर है काली मिट्टी। देखो मैंने आपको बोला था यह प्रश्न फिर से आएगा, मैच द कॉलम में भी आएगा, तो आपको याद रखना है कपास फसल के लिए, यानी कि जो रुई होती है, कॉटन जो होता है जिसके कपड़े बनते हैं, उसके लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? काली मिट्टी। ठीक है, और कपास कहाँ उगाई जाती है? महाराष्ट्र वाले इलाके में उगाई जाती है, क्योंकि कपास के उत्पादन के लिए दो चीज जरूरी है। ठीक है, एक तो है काली मिट्टी और दूसरा गर्म क्षेत्र होना चाहिए, एकदम गर्म, एकदम रेगिस्तान भी नहीं होना चाहिए, लेकिन गर्म क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, तो महाराष्ट्र में उगाई जाती है ज्यादातर कपास, और इसकी कौन सी मिट्टी है? महाराष्ट्र में काली मिट्टी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये चीजें, क्योंकि एक ही प्रश्न को बार बार पूछ लेते हैं और बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है,
अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 21 में, मानव सर्वाधिक किस जल का उपयोग करता है। ठीक है, ये भी फिर से आया हुआ क्वेश्चन है, भूमिगत जल, भूम जल का उपयोग करता है मानव सर्वाधिक। ठीक है, प्रश्न 22, डेल्टाई भागों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ये अब भी यार, ये अब भी इसको ऑब्जेक्टिव में पढ़े थे कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टाई भागों में तथा गंगा के डेल्टाई भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 23, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो पेड़ पौधे जब वो मर जाते हैं, ठीक है, उनके जो अवशेष यानी कि जो उनकी बॉडी बचती है वो सड़ गल जाती है, और जो जीव जंतु जानवर होते हैं उनके जो सड़े गले अवशेष रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, ये जो जीवाश्म होते हैं ये क्या करते हैं, मिट्टी बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 में मैच द कॉलम है, काली मिट्टी। काली मिट्टी देखो मैंने अभी आपको बताई थी, काली मिट्टी किसके लिए अच्छी, कपास के लिए, और कपास कहाँ उगाया जाता है, गुजरात में, तो इसका जाएगा काली मिट्टी का गुजरात। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्र आएगा, सॉरी हमने गलती कर दी। ठीक है, काली मिट्टी का क्या आएगा, महाराष्ट्र आएगा, मैंने आपको महाराष्ट्र ही बताया था। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है, गा से गिर और गा से गुजरात, आपको याद रखना है। ठीक है, वन महोत्सव कब चालू किया गया था, 1950 में चालू किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है वन महोत्सव कब चालू किया गया था, 1950 में। वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, 1980 में। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन महोत्सव 1950। ठीक है, पहले वन महोत्सव आया था, उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, कॉर्बेट क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, ये भी कहाँ है, ये है उत्तराखंड में है। ठीक है, इसी के सामने है। और जो पेरियार भी क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ है, केरल में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कॉर्बेट उत्तराखंड, पेरियार केरल, और गिर कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, तो आपको ये देखो हमारे फर्स्ट चैप्टर के हो गए क्वेश्चन आंसर, मतलब जितने भी ऑब्जेक्टिव थे वो हो गए। अब हम अध्याय 2 में आ गए, भारत के संसाधन भाग 2 में आ गए। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न नंबर 25। ठीक है, और देखो बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे से करना है, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव ना आपके लगभग 20 से 25 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्टिव हम कर लेंगे ना, 1-2 दिन में हम पूरे ऑब्जेक्टिव निपटा देंगे। इन्हीं वीडियो को आप 1-2 बार देख लोगे, ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपके 20 से 25 मार्क्स, कितने मार्क्स, 20 से 25 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और सोशल साइंस में 20 से 25 मार्क्स ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में नंबर कट ही जाते हैं कहीं ना कहीं। सोशल साइंस में बच्चे कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे से करना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 25 पे हम आ गए हैं। तो प्रश्न नंबर 25 है, भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन होता है। भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है, केरल में होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये प्रश्न भी बार बार आएगा मैच द कॉलम में या सत्य असत्य में। ठीक है, तो कहाँ होता है सबसे अधिक उत्पादन, केरल में होता है। प्रश्न नंबर 26 है, नीली क्रांति का संबंध है। तो नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। मछली कहाँ रहती है, जल में। ठीक है, और जल क्या होता है, नीला, तो आपको ऐसे याद रखना है, नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। ठीक है, आपके जो अध्याय 2 है इसमें 4 टाइप की क्रांति बताई गई है, नीली क्रांति, ठीक है, सफेद क्रांति, पीत क्रांति और हरित क्रांति। ठीक है, तो ये धीरे धीरे करके आएगी। तो सबसे पहले हमने क्या देख लिया, नीली क्रांति, इसका संबंध कैसे, मछली उत्पादन से, क्योंकि मछली काय में रहती है, जल में, और जल क्या होता है, नीला होता है। ठीक है, प्रश्न 27, लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। ठीक है, हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें इनमें से बताना है कि जो लौह अयस्क है, ठीक है, लोहो का जो अयस्क होता है, इनमें से उसके कई प्रकार होते हैं। ठीक है, 3-4 टाइप के प्रकार होते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन में से कौन है जो कि लोहो अयस्क का प्रकार नहीं है, तो इसका उत्तर है बक्साइट। ठीक है, बक्साइट शायद या तो एल्यूमिनियम का अयस्क है या कॉपर का, ये मैं कंफ्यूज हूँ। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और साइडेराइट ये क्या है, लोहो के अयस्क है। ठीक है, लोहो अयस्क के प्रकार है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 28 पर। ठीक है, मध्य प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है, तो इसका उत्तर है हीरा। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है, हमारा जो प्यारा मध्य प्रदेश है, वो सबसे ज़्यादा भारत में प्रथम स्थान पर है। किस चीज़ के उत्पादन पे, हीरा के उत्पादन पे। ठीक है, और एक सोयाबीन के उत्पादन पर। ठीक है, खनिज में काय का, हीरे के उत्पादन पे। ठीक है, याद रखना है आपको। प्रश्न 29, कृषि क्षेत्र सम्मिलित है। ठीक है, कृषि क्षेत्र काय में सम्मिलित है, प्राथमिक में, प्राथमिक क्षेत्रक में सम्मिलित है। ठीक है, देखो 3 टाइप के क्षेत्रक होते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। ठीक है, तो जो कृषि जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। ठीक है, अब प्रश्न 31 है, पीत क्रांति का संबंध खालिस्तान से है, तो इसका उत्तर है तिलहन उत्पादन से। ठीक है, पीत क्रांति का संबंध है, मतलब हमारा जो तेल होता है ना, खाने का जो तेल होता है, जितने भी तेल होते हैं उसके उत्पादन से है। तो तेल क्या होते हैं, पीले होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको पीत क्रांति का नाम दिया है। और जो तिलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन हम क्यों करते हैं, क्योंकि तिलहन से क्या निकलता है, तेल निकलता है। ठीक है, तेल,
तो जो पीली क्रांति है उसका संबंध कैसे है? तिलहन उत्पादन से, क्योंकि ताकि हम उससे तेल निकाल सके। देखो हमने दो क्रांति पढ़ ली, नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से और पीत क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे अगले पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, 32 क्या है? श्वेत क्रांति द्वारा भारत में खालिस्तान को बढ़ावा मिला। ठीक है, अब देखो चार क्रांति मैंने आपको बताई थी, चार क्रांति आपके पाठ में। हमने नीली क्रांति देख ली, पीत क्रांति देख ली, अब श्वेत क्रांति भी आ गई। तो श्वेत क्रांति का संबंध कैसे? दुग्ध उत्पादन से। बहुत आसान है, दूध सफेद होता है। प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य खालिस्तान है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। प्रति हेक्टेयर यानी कि एक हेक्टेयर में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाला, एक हेक्टेयर में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, 34 नंबर का प्रश्न है, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य खालिस्तान है। ठीक है, सोयाबीन का उत्पादन। ठीक है, सोयाबीन का उत्पादन कहाँ पर होता है सबसे ज्यादा? भारत में मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, खनिज में काय का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा? हीरे का। ठीक है, ठीक है, मध्य प्रदेश में हीरे का, हीरा उत्पादन और सोयाबीन उत्पादन। ठीक है, ये इसमें जो मध्य प्रदेश है हमारा वो नंबर 1 है। ठीक है, लेकिन हीरा क्या है? खनिज है। ठीक है, अगर आप उसे पूछेंगे कि अगर हीरे मतलब हीरा खनिज सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, तो उसका उत्तर आएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 35, मैग्नीज मिलाकर धातुओं को खालिस्तान और खालिस्तान बनाया जाता है। तो मैग्नीज, ठीक है, हम क्या करते हैं, जो हमारी धातुएं रहती हैं, जैसे कि लोहा एक धातु है, इसमें हम मैग्नीज क्यों मिलाते हैं? तो मैग्नीज मिलाने से क्या क्या होता है आपको बताना है। तो मैग्नीज मिलाने से क्या होती है, जो धातु होती है वो लचीली होती है और मजबूत होती है। ठीक है, तो क्या होता है? लचीला और मजबूत बनाया जाता है मैग्नीज मिलाकर धातुओं को। ठीक है, अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36वां। प्रश्न नंबर 36वां क्या है? प्रश्न नंबर 36वां आपसे पूछ रहा है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो टाटा आयरन एंड स्टील एक कंपनी है, जमशेदपुर में है। तो आपको बताना है वो किस राज्य में है। तो इसका उत्तर है झारखंड। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर वाला जो प्लांट है उनका, वो कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। ठीक है, सत्य असत्य आ गया। बिहार के आभरक को रूबी आभरक कहते हैं। तो ये सत्य है, बिहार का जो आभरक होता है उसको हम कौन सा आभरक कहते हैं? रूबी आभरक कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 38। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों की कमी हो जाती है। तो ये भी एक सत्य वाक्य है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा जनसंख्या बन जाती है, बढ़ जाती है, जनसंख्या विस्फोट यानी होना यानी कि बहुत सारी जनसंख्या हो जाना, जैसे कि हमारे भारत देश में हो रहा है, तो इससे क्या होता है? संसाधनों की भी कमी हो जाती है। जैसे कि जल एक संसाधन है। ठीक है, अब जनसंख्या बढ़ गई तो उसको पीने वाले लोग भी बढ़ जाएंगे, तो जल क्या है उसकी क्या है? कमी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सत्य वाक्य है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता है, बिल्कुल गलत बात, क्योंकि सोयाबीन असत्य है ये, क्योंकि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 40 पे आते हैं। तो प्रश्न नंबर 40 क्या बोल रहा है आपका, कि जो छोटा नागपुर का जो पठार है, ठीक है, छोटा नागपुर पठार में भारत की कुल 40% खनिज का 40% भाग पाया जाता है। तो जो छोटा नागपुर पठार है ना आपके भारत का, उसमें भारत का कुल पूरे भारत देश का 40% खनिज सिर्फ कहाँ पाया जाता है? छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, सत्य, क्योंकि राजस्थान क्या है? मरुस्थल है। तो मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। प्रश्न नंबर 42, वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है क्या कहलाती है? उसको खरीफ की फसल कहलाती है। ठीक है, दो टाइप की फसलें होती है, खरीफ, रबी खरीफ और एक जायद भी होती है। ठीक है, तो जो खरीफ की फसलें क्या होती है, जो कहाँ कब बोई जाती है? जब वर्षा ऋतु आती है ना, जब वर्षा ऋतु का जो आरंभ होता है उस समय जो फसलें बोई जाती है उसको क्या बोलते हैं? खरीफ की फसल बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। प्रश्न 43 है ना, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई एक जगह है, मुंबई जो है वो समुद्र के किनारे है ना, समुद्र के किनारे पे एक जगह है मुंबई हाई। तो वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि उस जगह पे क्या करते हैं? समुद्र के किनारे हैं, तो वहां पे समुद्र के अंदर क्या पाया जाता है? तेल पाए जाते हैं, खनिज तेल पाए जाते हैं। तो मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 44, सर्वोत्तम लोह अयस्क है। ठीक है, हमने देखे थे लोह अयस्क के 3-4 प्रकार हमने पढ़े थे, हेमेटाइट, साइडेराइट और एक और कुछ था। ठीक है, तो हमें बताना है 3 टाइप की हमने लोह अयस्क देखे थे, है ना। तो इनमें से सबसे अच्छी क्वालिटी की, सब सर्वोत्तम क्वालिटी की लोह अयस्क कौन सी है? हेमेटाइट है। कौन सी है? हेमेटाइट। ठीक है, याद रखना है आपको। प्रश्न नंबर 45 में जाते हैं हम। ठीक है, तो
45 क्या है कि जैक ऑफ ट्रेड्स किसे कहा जाता है? ठीक है, जैक ऑफ ट्रेड्स किसे कहा जाता है? जैक ऑफ ट्रेड्स यानी कि जो हर चीज में फिट हो। जैक ऑफ ट्रेड्स यानी कि जो हर चीज का बादशाह हो। ठीक है, तो जैक ऑफ ट्रेड्स किसे कहा जाता है? मैग्नीज को कहा जाता है, क्योंकि हमने देखे थे मैग्नीज को क्या करते हैं हम, जो हमारी धातुएं होती है उनमें मिलाते हैं, उनको लचीला और मजबूत बनाते हैं, इसलिए मैग्नीज को क्या कहा जाता है? जैक ऑफ ट्रेड्स कहा जाता है। याद रखना, जैक ऑफ ट्रेड्स किसे कहा जाता है? मैग्नीज को। ठीक है, प्रश्न नंबर 46, भारत में सर्वाधिक कोयले का भंडार किस राज्य में है? तो इसका उत्तर है झारखंड में। झारखंड राज्य जो है भारत का, उसमें सबसे ज्यादा किसका कोयले का भंडार है? ठीक है, प्रश्न नंबर 47, भारत में बायोमास ऊर्जा उत्पादन की अनुमति क्षमता है? ठीक है, तो भारत में बायोमास ऊर्जा मतलब हम कितनी बायोमास ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, उसके लिए सरकार ने एक लिमिट डिसाइड करके गई है ना, लिमिट डिसाइड करके दी है कि इससे ज़्यादा कि हम बायोमास ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो हमको बताना कि कितनी लिमिट डिसाइड की है। तो अनुमानित क्षमता 19,500 मेगावाट। कितनी? 19,500 मेगावाट, है ना, मेगावाट, मेगावाट। ठीक है, ये क्या है? अनुमानित बायोमास उत्पादन क्षमता है। ठीक है, भारत की। ठीक है, अब 48 में आते हैं। 48 क्या है? मैच द कॉलम है। ठीक है, मैच द कॉलम हम देख लेते हैं। तो रबड़, देखो रबड़ हमने पढ़ा था, रबड़ का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? केरल में होता है। ठीक है, दिग्बोई, दिग्बोई कहाँ है? असम में है। ठीक है, कपास, कपास देखो फिर से आ गया महाराष्ट्र। कपास, काली मिट्टी, महाराष्ट्र, याद रखना है। चावल, चावल कहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? चावल का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में। तंबाकू संबंधित है आंध्र प्रदेश से। और नीली क्रांति मछली के उत्पादन से। ठीक है, वही वही प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अध्याय 1 और अध्याय 2, यानी कि हमारी जो इकाई 1 थी उसके पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने कर लिए। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी इकाई 5 पर, क्योंकि आपकी जो इकाई 2, 3, 4 जो है वो आपके सिलेबस से हटा दी गई है। ठीक है, सिलेबस से हटा दी गई है तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको कम पढ़ना पड़ेगा। तो आते हैं हम इकाई 5 में। ठीक है, इकाई 5 में शायद 2 अध्याय हैं। तो पहला मतलब अध्याय 6 और अध्याय शायद वो स्वतंत्रता संग्राम वाला है। ठीक है, वो हम देख लेंगे। तो अध्याय 6 हम स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय 6 का नाम क्या है? चलो कलर बदल देते हैं हम, सॉरी क्या हो गया, हम कलर बदल देते हैं। कलर कौन सा? येलो कलर यूज करेंगे हम। नहीं, येलो कलर करेंगे, ये नहीं, येलो, येलो कलर, येलो, डन। येलो कलर अच्छा लगता है। ठीक है, तो येलो कलर हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न, ठीक है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है। ऐसा राज्य जो सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है, जहां पर अक्सर बाढ़ आ जाती है, उसका उत्तर क्या है? असम। असम राज्य जो है वो सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र है, ये 4-5 क्षेत्र आपको दिए हैं, इनमें से सबसे ज्यादा भूकंप आता है, सबसे ज्यादा भूकंप मतलब आने की संभावना रहती है। तो इसका उत्तर है उत्तरी बिहार और कच्छ। ठीक है, दिसंबर 2004 में सुनामी से सबसे अधिक जन हानि हुई थी। तो देखो आपको पता होगा कि 2004 में, है ना, भारत में सुनामी आया था। ठीक है, सुनामी में क्या होता है? जो समुद्र की जो लहरें रहती हैं वो पूरा शहर वगैरह को डुबा देती है ना। तो सुनामी 2004 में जो सुनामी आया था, तो उससे ज्यादा कौन से राज्य को सबसे अधिक लोग मारे गए थे, जन हानि हुई थी? जन हानि यानी कि लोगों की हानि हुई थी। तो इसका उत्तर है तमिलनाडु। ठीक है, अब अगले प्रश्न में हम आते हैं। तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 में, विश्व स्तर पर पहला भू शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। ठीक है, विश्व स्तर पे हमने एक सम्मेलन आयोजित किया था पूरी दुनिया भर के देशों ने। तो वो सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? ब्राजील में हुआ था। ठीक है, अब वो होता रहता है, अलग अलग जगहों पे होता रहता है, लेकिन जो सबसे पहले नंबर का था, फर्स्ट नंबर का, वो कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। प्रश्न 5, मानव जनित आपदा है, तो मानव के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली आपदा कौन सी है? सूखा, बाढ़, भूस्खलन, सड़क दुर्घटना। ठीक है, सूखा मानव नहीं करता है, ये प्रकृति के द्वारा किया जाता है। बाढ़ भी, भूस्खलन भी मानव नहीं करता है। तो मानव क्या करता है? मानव का हाथ काय में रहता है? सड़क दुर्घटना में रहता है, रोड एक्सीडेंट में। ठीक है, हेलमेट नहीं लगाते हैं, गाड़ी ठीक से चलाते नहीं है, तो क्या होती है? सड़क दुर्घटना। किसके कारण होती है? मानव के द्वारा। तो ये क्या है? सड़क दुर्घटना मानव जनित आपदा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, यातायात नियमों का उल्लंघन करने से निम्न दुर्घटना हो सकती है। तो जो यातायात के जो नियम रहते हैं, है ना, ट्रैफिक सिग्नल, लाल रेड लाइट जल रहा है, येलो लाइट जल रहा है, ग्रीन लाइट हम मानते नहीं है, तो इससे कौन सी दुर्घटना होती है? कौन सी दुर्घटना होती है? सड़क दुर्घटना होती है। ठीक है, फिर से वही प्रश्न पूछा गया, भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है खालिस्तान है, तो इसका उत्तर है असम है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 7 प्रश्न हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो हम प्रश्न 8 पे आते हैं।
आपदाओं के दो वर्गों के नाम हैं। ठीक है, तो देखो जो आपदाएं होती है ना, जैसे कि सुनामी हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, तो ये जो आपदा है इनको हमने क्या करे, दो भागों में विभाजित किए हैं। तो हमें उन दोनों भागों का नाम बताना है, दोनों वर्गों का नाम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ग है प्राकृतिक आपदाएं, यानी कि ऐसी आपदाएं जो प्रकृति में कुछ चेंज होता है, परिवर्तन होता है, तो उसके कारण आती है। ठीक है, और दूसरी है मानव कृत आपदाएं। ठीक है, ये मानव के कृत्य कार्यों के कारण आती है, मानव की, इंसानों की हरकतों के कारण आती है। ठीक है, जैसे कि रोड एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, परमाणु विस्फोटक हो गया, किसी दो देश का झगड़ा हो गया, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर आणविक बम गिरा दिए। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, पूरी जो तहस नहस हो जाता है। ठीक है, तो ये दो दो टाइप की आपदाएं होती है, प्राकृतिक आपदाएं और मानव कृत आपदाएं। ठीक है, ये आपदाओं के दो वर्ग हैं। ठीक है, प्रश्न 9, भूकंप की तीव्रता का खालिस्तान पर मापा जाता है। देखो भूकंप जब आता है तो भूकंप ना, मतलब उसको नापने की वो रहती है, जैसे कि बोलते कि एक झटके का भूकंप आया है, मतलब एक एक है ना, ऐसे मापते हैं। जैसे कि अपन, जैसे कि गाड़ी चलाते हैं तो हम चलाते हैं ना कि 40 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, 50 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही हो गया तो 80 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपकी गाड़ी में एक मीटर रहता है, हम उससे नापते हैं। लेकिन जो भूकंप आता है, ठीक है, वो कितनी स्पीड से आया है, इसको हम काय से नापते हैं, रिएक्टर पैमाने से नापते हैं। ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भूकंप की तीव्रता का रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। किस पे नापा जाता है भूकंप की तीव्रता को, रिएक्टर पैमाने पर, है ना, यानी कि जो भूकंप की जो स्पीड होती है उसको कैसे नापते हैं, रिएक्टर पैमाने से नापते हैं। प्रश्न 10, भारत में तटीय खालिस्तान सर्वाधिक चक्रवात संबंधित क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, तो भारत में तटी यानी कि जो समुद्र के किनारे या नदी के किनारे का, जो किनारे का, एक सेकेंड मैं आपको बना के बताती हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारा ये भारत देश है ना, ये ऐसा मैप आप समझ लीजिए, ये भारत का मैप है अभी, है ना। तो ये जो तटीय यानी कि यहाँ पे पानी है ना, इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है यहाँ पे। तो जो तट, ठीक है, तट वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पे क्या होते हैं, चक्रवात आते हैं। ठीक है, चक्रवात यानी कि पानी का गोल 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 गोल, है ना, पानी के अंदर मतलब मटिया टाइप का जाता है। तो हमें बताना है कि भारत में तटीय ऐसा कौन सा तट वाला जो प्रदेश है उसमें सबसे ज्यादा चक्रवात आते हैं। तो इसका उत्तर है उड़ीसा। कहाँ पर, उड़ीसा में आते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, मैप बना के बताई हूँ मैंने। प्रश्न 11, भूकंप एक ऐसा संकट है जो खालिस्तान प्रभावी होता है। तो भूकंप का अचानक से आता है। ठीक है, तो भूकंप एक ऐसा संकट है जो अचानक प्रभावी होता है, मतलब अचानक से वो इफेक्ट में आता है। ठीक है, हमको पहले से पता नहीं चलता कि भूकंप आने वाला है, बस आ जाता है भैया अचानक से। ठीक है, प्रश्न 12, नदी के अतिरिक्त जल का आसपास की भूमि पर फैल जाना। एक सेकेंड, ठीक है, नदी के अतिरिक्त जल का आसपास की भूमि पर फैल जाना खालिस्तान कहलाता है। तो इसको बोलते हैं बाढ़ आपदा। ठीक है, नदी बहती रहती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए नदी बह रही है, ठीक है, इधर मैदान है, ये मैदान है, ठीक है, ये भी मैदान है, यहाँ नदी बह रही है, इसमें पानी है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो नदी है इसमें बहुत सारा पानी आ गया। ठीक है, अब ये पानी क्या हुआ, आसपास की जगह पे चला गया, बहुत ज़्यादा पानी भर गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, बाढ़ आपदा कहते हैं। कि नदी के अलावा पानी अगर कहीं और चला जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाढ़ आपदा बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न 13, सुनामी आपदा के कारण समुद्री जल हमेशा शांत रहता है। असत्य। ठीक है, सत्य असत्य हम करने लगे हैं। प्रश्न 13, मतलब यानी कि इसमें पूछा गया है कि जो सुनामी आपदा जो आती, जब अगर सुनामी आता है तो क्या समुद्र का जल शांत रहता है, स्थिर रहता है? बिल्कुल नहीं रहता भैया, ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे लहर इतनी ऊपर तक आ जाता है समुद्र का जो जल रहता है। ठीक है, तो ये असत्य है, बिल्कुल असत्य बात है ये। ठीक है, तो अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं, 14 नंबर का प्रश्न का, भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है। ठीक है, तो ये सत्य है। तो जो भूकंप और जो ज्वालामुखी होता है, भूकंप, ठीक है, भूकंप यानी भूमि में कंपा होने लगती है, ज्वालामुखी में क्या होता है, जमीन के अंदर से लावा फटके आने लगता है। तो इसमें क्या होता है, धरातल, महासागर यानी कि जो समुद्र के आसपास की जो जमीन होती है उसमें अचानक हलचल होने लगती है। ठीक है, तो ये सत्य है। प्रश्न 15, भूकंप एक ऐसा संकट है जो धीरे धीरे प्रभावित करता है। असत्य। ठीक है, भूकंप जो है एकदम से प्रभावित करता है, धीरे धीरे प्रभावित नहीं करता है। प्रश्न 16, आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान के प्रबंधन, होने वाले नुकसान को आपदा प्रबंधन के द्वारा कम किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इसमें पूछा गया है कि जो आपदाएं आती हैं उससे जो नुकसान होता है, क्या हम उसको आपदा का प्रबंधन करके कम कर सकते हैं? तो सत्य है। ठीक है, अब अगले पेज पे जाते हैं। ठीक है, हमने प्रश्न 16 प्रश्न हमने कर लिए, 17 नंबर से हमको प्रश्न करना स्टार्ट करने हैं। तो आपदाएं
फसलों के लिए लाभदायक है? बिल्कुल लाभदायक नहीं है। आपदाओं से फसलों का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। प्रश्न 18, आपदाएं एक अप्राकृतिक घटना है? असत्य। आपदाएं क्या है? प्राकृतिक घटना है, प्रकृति के कारण भी आती है, ठीक है, प्रकृति में परिवर्तन के कारण आती है। प्रश्न 19, देश का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? कच्छ। कच्छ वाला जो रीजन है, कच्छ वाला जो क्षेत्र है ना, कच्छ कहाँ है? गुजरात के पास है ना। ये हमारा इंडिया का मैप है ना, समझ लीजिए इंडिया। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये इसको कच्छ बोलते हैं, गुजरात के पास है ना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? भूकंप आते हैं। तो प्रश्न 20 पे हम आते हैं। भूस्खलन को रोकने के लिए पहाड़ी सड़कों के किनारे क्या किया जाता है ना। तो जो पहाड़ होते हैं ना, ये जैसे कि ये पर्वत है, ये पहाड़ है ना, यहाँ पे आप क्या फैक्ट्री वगैरह हम लगाते हैं। पहाड़ क्या होते हैं? कमजोर होते हैं, उनकी जो जमीनें होती है, ठीक है, उनकी जो भूमि होती है वो कमजोर होती है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है? ये जो डिस्टर्बेंस होती है पहाड़ में, इसके कारण क्या होता है? भूस्खलन होने लगता है, यानी कि भूमि खिसकने लगती है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? पहाड़ी ढालों को पुनः वनस्पति युक्त बनाकर प्राकृतिक वनस्पति को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। भूस्खलन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? जो पहाड़ की जो ढालें होती है ना, ये जो पहाड़ की ढालें होती है, इस पर हम क्या करते हैं? वनस्पति को इसमें इसको फिर से वनस्पति युक्त बनाते हैं, फिर से वनस्पति युक्त बनाते हैं और प्राकृतिक वनस्पति को हम बढ़ावा देते हैं। याद रखना है आपको। प्रश्न 21, तट बांध का निर्माण किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है? ठीक है, तट बांध का मतलब तट यानी कि नदी के किनारे हम क्या करते हैं? बांध बना देते हैं। तो ये किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए, ठीक है। नदी के किनारे अगर हम बांध बना देंगे तो जो नदी का पानी है वो आसपास की जगह में नहीं जाएगा, सीधे कहाँ में जाएगा? बांध में जाएगा। तो इससे क्या होगा? बाढ़ नहीं आएगी। तो जहाँ पे बाढ़ ज्यादा आती है वहां पर हम क्या करते हैं? तट बांध का निर्माण करते हैं। प्रश्न 22, रिएक्टर पैमाने पर क्या नापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है, भूकंप की स्पीड को नापा जाता है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगले प्रश्न 23 पे आते हैं, ठीक है। तो प्रश्न 23 है आपका, 2004 सुनामी का अधिकेंद्र कहाँ था? ठीक है, अभी हमने देखे थे 2004 में सुनामी आई थी, तो इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पर आई थी? तमिलनाडु में। तो इसमें पूछा गया कि 2004 की जो सुनामी आई थी उसका अधिकेंद्र कहाँ था? अधिकेंद्र यानी कि जहां से वो भूकंप मतलब जो सुनामी थी वो आना, उस बिंदु से किस केंद्र से आना, किस बिंदु से वो आना उत्पन्न हुई थी, ठीक है। तो इसका उत्तर है इंडोनेशिया के उत्तरी भाग में स्थित असह के पास, ठीक है। ये सब आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। इंडोनेशिया के ऊपरी भाग में स्थित असह के पास उसका क्या था? अधिकेंद्र था। अधिकेंद्र यानी कि जिस बिंदु से वो सुनामी उत्पन्न हुई थी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बोलते हैं। याद रखना है आपको, ठीक है। मानव जाति क्या है? सॉरी इसे पूछा गया मानव जनित आपदा क्या है? तो इसका उत्तर है सड़क दुर्घटना, आणविक बम विस्फोट, ठीक है। हमने देखे थे कि जो आपदा है वो दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदाएं और मानव जनित आपदाएं, ठीक है। तो मानव जनित आपदाएं क्या क्या होती है? सड़क दुर्घटना होती है और आणविक बम विस्फोट, यानी कि जो एटॉमिक बम होता है ना, उसको कोई किसी के देश पे फोड़ देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? पूरे लोग मर जाते हैं, उससे बहुत नुकसान होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं, अब हम मैच द कॉलम में आ जाते हैं, ठीक है। तो मैच द कॉलम में तो पहला है रिएक्टर पैमाना। तो रिएक्टर पैमाने पे हम क्या नापते हैं? बच्चों बताइए, रिएक्टर पैमाने पे हम नापते हैं भूकंप, ये तो आपको याद हो गया होगा। महामारी क्या है? संक्रामक रोग है, ठीक है। संक्रामक यानी कि वो एक इंसान से दूसरे इंसान पे फैलता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह फैलती है, ठीक है। जैसे कि कोविड-19 अभी कोरोना फैला है, तो कोरोना भी क्या है? एक महामारी है, ठीक है। कोरोना भी क्या है? एक संक्रामक रोग है, ठीक है। जहरीली गैस, ठीक है, जहरीली गैस किससे संबंधित है? MIC से, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, MIC का मतलब क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो ये क्या है? जहरीली गैस है। चौथा है रासायनिक गैस रिसाव। रासायनिक यानी कि जो केमिकल गैस, रिसाव यानी कि लीक होना, ठीक है। तो रासायनिक गैस कहाँ से लीक हो गई थी? इसका उत्तर है 2-3 दिसंबर 1984 में भोपाल से। आपने भोपाल गैस त्रासदी के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो रासायनिक गैस रिसाव हो गया था 1984 में भोपाल में, ठीक है। आपदा प्रबंधन पर संगोष्ठी, ठीक है। तो ये इसका है जापान, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज हमने तीन अध्याय के ये ऑब्जेक्टिव कर लिए इस वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, और जितने भी अध्याय उनके सबके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न 20 से 25 मार्क्स आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न से सीधे अगर आपने ये कर लिए तो आपको सीधे 20 से 25 मार्क्स की आपकी चिंता खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। इस वीडियो को अगर आपको, ठीक है, 2-3 की स्पीड में बढ़ा के
5 की स्पीड में 2-3 बार देख लीजिए, 1-2 बार प्रश्न बैंक पढ़ लीजिए, फिर आपको अलग से बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये आप खाना खाते खाते भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बिल्कुल मत छोड़िए, अच्छे से याद कीजिए इनको, 1-2 बार मेरे इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको सोशल साइंस में, तो आप कमेंट कर दो वीडियो के नीचे, मैं ज़रूर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।